5 भारतीय लोगों की मौत होती है दुबई के अंदर डेली। 2005 में दुबई के अंदर 971 भारतीय लोग मारे गए थे और इसकी वजह सुन के आप भी हिल जाओगे। दुबई में लोग ये सोचकर जाते हैं कि दुबई में जाने के बाद में वो बहुत ही ज्यादा मजे करेंगे, वहां पे बहुत ही लग्जरी लाइफ जिएंगे, वहां पर अच्छी अच्छी फोटोज खिंचवा कर इंडिया वापस आ जाएंगे। लेकिन जब वो दुबई के अंदर पहुंचते हैं तब उनके पासपोर्ट जबरदस्ती जब्त कर लिए जाते हैं और उनको इंडिया वापस नहीं आने दिया जाता। और ये लोग होते हैं आपके जैसे, जो कि दुबई में शेख, लड़कियां, गाड़ियां, पैसा, पावर, पार्टीज देखकर चले जाते हैं बिना दुबई की असली सच्चाई जाने। दुबई के शेखों के पास में कई सौ करोड़ की गाड़ियों से लेकर हजारों करोड़ के प्राइवेट जेट भी हैं, लेकिन वहीं पे आते हो आप। आपका जन्म एक गरीब परिवार के अंदर हुआ है, आपके मम्मी पापा को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, वो चाहते हैं कि आप उनको प्राउड महसूस करवाओ। आपके ऊपर है अपने माँ बाप का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का प्रेशर। आप एक गरीबी में रह रहकर परेशान हो चुके हो, अब आपको जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है। ऐसे एक दिन आप YouTube खोलते हो और YouTube पर वहां पे आपको एक व्लॉग रिकमेंड होता है जिसमें दुबई की लग्जरी लाइफ दिखाई जा रही होती है। आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आता है तो आप इसको लाइक भी कर देते हो। फिर आपको दिखाया जाता है दुबई का दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां व्लॉग। हर वीडियो में आपको ये दिखाया जाता है कि दुबई के अंदर हर इंसान मजे कर रहा है, हर इंसान करोड़पति है और सिर्फ आप ही गरीब हो। आप भले पूरी जिंदगी मेहनत करते रहो, आप ऐसा कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, आप अपनी पूरी जिंदगी गरीब ही रहने वाले हो। अब बस सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचता है कि आप भी दुबई के अंदर जाओ और वहां पर जाकर एक लग्जरी लाइफ जियो। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब झूठ है, ये सभी चीजें आपको ही मूर्ख बनाने के लिए बताई जाती हैं और आपको दुबई की कभी असली सच्चाई नहीं बताई जाती और आपको दुबई के वो घिनौने राज नहीं बताए जाते जिससे आपको दुबई से नफरत हो जाए। तो चलो जानते हैं दुबई की असली सच्चाई। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि दुबई के पास में इतना पैसा आया कहाँ से। क्योंकि दुबई ने एक बहुत ही चौंका देने वाली ग्रोथ की है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले 1990 में दुबई के अंदर कुछ भी नहीं था। दुबई की इस धूल मिट्टी और गर्मी में दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। दुबई में इतनी गर्मी पड़ती थी कि अगर वहां पर सूरज की गर्मी में अगर अंडे को तोड़ के रख दिया जाता था तब भी उसका ऑमलेट बन जाता था। और दोस्तों, दुबई की इस गर्मी में दूर दूर तक बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो छोड़ दो, इस तरीके के छोटे छोटे कोठे ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल था। और दोस्तों, ये रेगिस्तान कितना बड़ा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों, दुबई के इस विशाल रेगिस्तान में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो छोड़ दो, बल्कि इस तरीके के छोटे छोटे कोठे ढूंढना भी बहुत ही मुश्किल था। और दुबई की इस भयंकर गर्मी में एक बूंद पानी भी नहीं था, यानी कि एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरसा करते थे, लेकिन तब भी उनको सफिशिएंट पानी प्रोवाइड नहीं हो पाता था। और दोस्तों, आज वही दुबई लग्जरी का सिंबल बन चुका है। जिस दुबई में पहले एक बूंद पानी भी ढूंढना मुश्किल होता था, उसी दुबई में आज के समय में इस तरीके की बड़ी बड़ी नदियां बह रही हैं। उसी दुबई में आज के समय में लोग स्विमिंग पूल्स के अंदर नहा रहे हैं। आज उसी दुबई में बड़े बड़े पॉन्ड्स बन रहे हैं। और आज उसी दुबई में जिसमें पानी नहीं होता था उसमें 128 इंपीरियल गैलन पानी यूज होता है। और दोस्तों, आज उसी दुबई में इस तरीके के बड़े बड़े वाटर पार्क हैं और हर साल दुबई में 128 इंपीरियल गैलन पानी यूज होता है। और दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि दुबई के पास में सारा पैसा तेल को निकाल के आया है, लेकिन दोस्तों, तेल की इनकम दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% है। दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहां पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि दुबई है कहाँ पे। दोस्तों, दुबई है वो है यूएई के अंदर, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर। दोस्तों, यूएई 7 किंगडम्स को मिलाकर बना है। और दोस्तों, इस यूएई के किंगडम्स या फिर सिटीज के बारे में एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है। और दोस्तों, कंफ्यूजन है इनके नाम के अंदर। जैसे कि जो एमिरेट्स ऑफ दुबई है उसके अंदर सिटी है सिटी ऑफ दुबई, जैसे कि जो एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी है उसके अंदर सिटी है सिटी ऑफ अबू धाबी। लेकिन दोस्तों, इनका राजा कौन बनेगा ये बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन थी। फिर दोस्तों, इन सभी सिटीज ने मिलकर डिसाइड किया कि जो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का राजा होगा वो यूएई का प्रेसिडेंट होगा और जो दुबई का राजा होगा वो दुबई का प्राइम मिनिस्टर होगा। अभी दोस्तों, शुरू करते हैं इनकी कहानी से। दुबई इतना अमीर कैसे बना, इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ईयर 1820 से शुरू करते हैं। तब के समय में दुबई में कुछ भी नहीं था। अलग अलग शेख अपने अपने एरिया को रूल करते थे और इस एरिया को शेखडम कहा जाता था। आज जहाँ पे दुबई है वो एक मछुआरों का गांव कहलाता था और ये दुबई की सल्तनत में आता था। 1833 में शेख मखदूम बिन ने
इसे आबू धाबी से अलग करके अपना एक अलग किंगडम बनाया था और इनको ही दुबई का फाउंडर कहा जाता है। दोस्तों तब के समय में अंग्रेजों का पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा था और ये मेनली रहा करते थे यूनाइटेड किंगडम में यानी कि यूके में। और दोस्तों मेनली जो गोरे इंडिया के ऊपर राज करते थे वो यूके के लंदन के अंदर रहा करते थे, इंग्लैंड के अंदर रहा करते थे और कैम्ब्रिज के अंदर रहा करते थे। यहाँ पे मेनली वो रहते थे जो कि इंडिया के ऊपर राज करते थे। पूरे वर्ल्ड मैप में देखें तो यूनाइटेड किंगडम वो है यहाँ पे और हमारा जो इंडिया है वो है यहाँ पे, और ये इंडिया के ऊपर ही राज किया करते थे और इनको यहाँ पे आना जाना भी पड़ता था। लेकिन दोस्तों तब के समय में दिक्कत ये थी कि आज की तरह गोरे इंडिया के अंदर फ्लाइट से नहीं आ सकते थे, क्योंकि तब के समय में एयरप्लेन का जो नेटवर्क था वो उतना अच्छा नहीं था। उनके पास में सिर्फ एक ही सोल्यूशन था कि वो शिप से ट्रैवल करके इंडिया के अंदर आए, और वो कुछ इस तरीके से इंडिया के अंदर आते थे। सबसे पहले यहाँ के लंदन, कैम्ब्रिज और इंग्लैंड में रहने वाले गोरे ट्रैवल करके आते थे इनके तट के ऊपर। तट के ऊपर इनके बहुत सारी शिप्स खड़ी रहती थी, फिर वहाँ से ये इन शिप्स को पकड़ते थे। फिर 200 शिप्स को पकड़ के कुछ इस तरीके से ट्रैवल करना स्टार्ट करते थे इंडिया की तरफ। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक पाथ नोटिस करोगे, वो पाथ ये होगा कि बाकी कंट्री से काफ़ी दूर रहते थे। जैसे कि यहाँ पे देखो फ्रांस से काफ़ी डिस्टेंस है, स्पेन से भी काफ़ी डिस्टेंस है, पोर्चुगल से भी काफ़ी डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस की क्या वजह है? क्योंकि दोस्तों आप कहोगे कि वो शिप से ट्रैवल करके कुछ इस तरीके से भी तो आ ही सकते थे, और ऐसा करने पर उनको फ़ायदा भी होता। अगर बीच में कोई शिप के अंदर दिक्कत आ जाती तो डायरेक्ट फ्रांस से हेल्प मांग सकते थे और ये फ्रांस वाले उनकी हेल्प कर सकते थे। स्पेन वाले एरिया के अंदर कोई दिक्कत आ जाती तो स्पेन वाले काफ़ी जल्दी उनकी हेल्प कर सकते थे, क्योंकि ये कंट्री काफ़ी पास में थे। लेकिन फिर ये क्यों इस तरीके से काफ़ी कंट्री के दूर से आते थे? दोस्तों इसकी वजह ये थी कि तब के समय में गोरे सबसे ज़्यादा अमीर थे और उनके पास में बेशुमार दौलत हुआ करती थी। जब वो इंडिया के अंदर आते थे तब वो बहुत सारा पैसा भी लेकर आते थे। और दोस्तों गोरों को इस बात का डर होता था कि इन कंट्रीज़ में रहने वाले जो लुटेरे हैं वो इनकी शिप्स तक ना आ जाएं और आके इनकी शिप्स को लूट ना लें। और दोस्तों गोरों की इन शिप्स के बारे में सभी लोगों को पता था। लेकिन दोस्तों जब इनकी शिप्स इतनी ज़्यादा दूर होती थी इनकी कंट्री के तट से, इसी वजह से यहाँ पे रहने वाले जो लुटेरे थे वो अपनी छोटी मोटी बोट्स लेकर यहाँ तक पहुँच नहीं पाते थे। क्योंकि दोस्तों इतना दूर अगर वो तट से आ जाएगा तो वहाँ पर उसको एक तो दिक्कत ये होगी कि इतने बड़े समुद्र में वो शिप नहीं ढूंढ पाएगा, और एक दिक्कत ये होगी कि अगर उसकी शिप वहाँ पर खराब हो गई तो वापस नहीं आ पाएगा। और दोस्तों लुटेरे गोरों की शिप्स को लूटने के लिए एक बहुत बड़े डर की वजह से भी नहीं जाते थे, क्योंकि दोस्तों जितने भी इतने डीप समुद्र के अंदर गए थे शिप्स वगैरह को लूटने के लिए वो कभी वापस नहीं लौटे थे। क्योंकि इतने डीप समुद्र में जाने के बाद में लुटेरों की छोटी छोटी शिप्स इस तरीके से समुद्र के अंदर घूमने लग जाती थी और वो कभी भी अपनी कंट्री तक वापस नहीं आ पाते थे। और दोस्तों इस चीज़ गोरों को भी पता था, इसी वजह से वो इन कंट्री से दूर दूर रहकर ही इंडिया के अंदर आने का अपना सफ़र करते थे। लेकिन यहाँ पे आके उनको एक दिक्कत आती थी। दोस्तों गोरों को मेन दिक्कत तब आती थी जब वो मेनली पोर्चुगल के पास में पहुँचते थे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अंदर जाने का रास्ता बहुत ही छोटा था और दोस्तों गोरों को अपनी शिप इन कंट्रीज के तटों के पास में से निकालनी पड़ती थी और काफ़ी ज़्यादा चांस बढ़ जाता था इनकी शिप के अंदर लूट होने का। यहाँ पे गोरे कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसी वजह से उन्होंने पोर्चुगल और मोरक्को के साथ में अच्छी डील कर ली थी और अच्छा रिश्ता बना लिया था, जिससे ये कंट्री वाले अपने लुटेरों को यहाँ तक पहुँचने नहीं देते थे और यहाँ पर उनके साथ में लूट नहीं होती थी और गोरे आराम से यहाँ से निकल जाते थे। लेकिन दोस्तों मेन गोरों को दिक्कत आती थी आगे। जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो गोरे थे वो पोर्चुगल और मोरक्को के बीच में से तो आसानी से निकल जाते थे। इसके दोस्तों आगे गोरे या फिर अंग्रेज काफ़ी आसानी से ट्रैवल कर लेते थे, क्योंकि दोस्तों इसकी एक वजह थी। उस टाइम में दोस्तों यहाँ पे मोरक्को हो गई, अल्जीरिया हो गई, लिबिया हो गई, तुनीशिया हो गई, इन सभी कंट्रीज के पास में पैसा था, पर इनको ज़्यादा ये लूट पाट करना ये सब घाटे का सौदा लगता था। यहाँ के जो लोग थे वो ऐसे ही पैसा कमा लिया करते थे, उनको लूट वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेन दोस्तों गोरों को दिक्कत आती है इन देशों के पास में आकर, जैसे कि इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इजराइल हो गया और जॉर्डन हो गया। इनमें से ज़्यादातर देशों की तो हालत आज के समय में उतनी अच्छी नहीं है, और दोस्तों तब के समय में तो इनकी हालत कैसी होती होगी आप ये खुद ही सोच लो। यहाँ पे जब ये गोरे आते थे तब इनको लूटपाट का खतरा होता था, लेकिन दोस्तों इसका भी इन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया था। यहाँ पे कुछ कंट्रीज के साथ में इन्होंने डील कर रही थी और दोस्तों ये कंट्रियाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी गोरों को, यानी कि ये कंट्रियाँ गोरों के साथ में लूटपाट नहीं होने देती थी। फिर दोस्तों गोरे यहाँ पे आने के बाद में अपनी बोट्स को रोका करते थे। बोट्स को रोकने के बाद में वो अपनी बोट्स को इन कंट्रीज के पास में पार्क कर दिया करते थे। पार्क करने के बाद में
गोरे जो थे वो ज़मीन से ट्रैवल किया करते थे इन कंट्रीज़ के अंदर। बसेस हो गई, रेलवे हो गई, कार्स हो गई, इन सभी में ट्रैवल करके वो यहाँ पे तट के पास में पहुँचते थे। फिर दोस्तों वहाँ पे बोट में बैठकर गोरे आराम से यहाँ पे ट्रैवल करके आ जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पे उनकी शिप और इन कंट्रीज के तट के अंदर काफी ज्यादा गैप होता था और कोई लुटेरे यहाँ पे नहीं आ पाते थे। लेकिन दोस्तों मेन जो गोरों को दिक्कत आती थी वो आती थी इस एरिया के पास में, क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत ही कम थी और लूटपाट होने के चांस बहुत ही ज्यादा थे और कोई भी इंसान अपनी छोटी से छोटी फर्जी से फर्जी बकवास बोट से भी गोरों की बोट के पास में आ सकता था और यहाँ पे लूट कर सकता था। और दोस्तों ऐसा होता भी था, जो सऊदी अरेबिया का एरिया था वहां से लुटेरे आते थे और इनकी बोट्स को लूट लिया करते थे। और दोस्तों ये इनके साथ में बहुत ज़्यादा होता था और कई बार यहाँ पे बैठे जो गोरे होते थे या फिर जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको नुकसान भी बहुत ज़्यादा पहुँचाता था, क्योंकि वह लूटपाट करने आएंगे, कुछ बंदूक लेके आएंगे, चक्कू लेके आएंगे, कुछ डराने के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। इसी वजह से गोरों को भी यहाँ पे चोट आ जाती थी और कई बार तो जान भी चली जाती थी। दोस्तों इसलिए गोरों ने सऊदी अरेबिया, यूएई और दुबई इन सभी देशों के साथ में एक डील की। इन्होंने डील की कि आप इस एरिया में हमें सिक्योरिटी दो, यानी कि यहाँ पे बढ़िया अपने फौजी वौजी खड़े करो ताकि हमारे साथ में यहाँ पे लूट ना हो। ऐसा होगा तो यहाँ पे जो लुटेरे हैं वो बाकी देशों से ट्रैवल करके तट तक नहीं आ पाएंगे और हमारी बोट्स के साथ में कोई लूट वगैरह नहीं होगी। और दोस्तों इन कंट्रीज के पास में पैसा ना होने की वजह से इन्होंने डील एक्सेप्ट कर ली। डील एक्सेप्ट करते ही ये जो एरिया था यहाँ पे इन कंट्रीज ने सिक्योरिटी लगा दी, यानी कि यहाँ पे बढ़िया फौजी वौजी खड़े कर दिए। यहाँ पे फिर जो लुटेरा आता, भूला भटका यहाँ पे आ जाता, उसको यहाँ पे पकड़ दिया जाता। पकड़ने के बाद में उस लुटेरे की ऐसी धुलाई करते कि भाई बिल्कुल बुरा हाल कर देते उसका। और दोस्तों ऐसा करने की वजह से इस लुटेरे को जब वापस कंट्रीज के अंदर छोड़ा जाता तब ये जाके 10 लोगों को, 20 लोगों को, 100 लोगों को और बताता कि भाई गोरों की शिप लूटने मत चले जाना, मार मार के बुरा हाल कर देंगे, सुझा देंगे सब कुछ। और दोस्तों ये कंट्री वाले ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको ये करने का रोकड़ा मिल रहा था। गोरे इनको पैसा दे रहे थे कि तुम ये करो, हम तुम्हें पैसा देंगे, यहाँ पे सिक्योरिटी लगा दो। और दोस्तों जब गोरों की इन कंट्री वालों ने इतनी ज्यादा सेवा की तब गोरे इनसे बहुत ज्यादा खुश हो गए। गोरों ने कहा कि भाई बंदे तो ये हैं, मजा आ गया। और इसके बाद में ये समुद्र से ट्रैवल करने के बाद में आराम से मुंबई के अंदर पहुंचने लग गए। फिर दोस्तों इन कंट्री वालों ने कहा कि भाई तुम यहाँ से नॉन स्टॉप जाते हो, नॉन स्टॉप जाने की क्या जरूरत है, तुम बिल्कुल हमारे पास में से गुजरते हो, बिल्कुल हमारे तट के पास में से, तो दिक्कत क्या है, 2-3 दिन हम भाइयों के पास में लगा जाया करो, थोड़ी सी मोड़ लिया करो अपनी शिप को मोड़ के हमारी कंट्री में आया करो। यहाँ पे बढ़िया तुम्हें होटल्स देंगे, सुंदर सुंदर लड़कियां देंगे, पूरे तुम्हारे मजे करवाएंगे, तो भाई रुक जाया करो। गोरों ने कहा कि भाई बात तो सही है, बंदे वैसे ही हमारी बहुत ही खातिरदारी कर रहे हैं तो इनके पास में रुकना स्टार्ट कर देती। इसी वजह से दोस्तों जब अंग्रेजों की कोई भी शिप इंडिया के अंदर जाया करती वो यहाँ पे जरूर रुका करती, क्योंकि ये उनकी बहुत ही बढ़िया सेवा करते थे, पूरी उनको मौज करवाते थे, जो उन्हें चाहिए होता था वही उन्हें उपलब्ध करवाते थे। तो गोरों को भाई इनका ये काम बहुत ही पसंद आया। गोरों ने कहा कि भाई मजा आ गया यहाँ पे आके। तो गोरों को रुकने भी दे रहे थे अपने यहाँ पे कंट्रीज के अंदर, तो गोरों ने इनकी पीठ पर छुरा मारने का सोचा। इन्होंने सोचा कि हमारे को यहाँ पे रुकने दे रहे हैं, हम इनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, जैसा कि हमने इंडिया के साथ में किया है ना वही इनके साथ में करते हैं। धीरे धीरे करके हम यहाँ पे अपनी पावर को बढ़ाते जाएंगे और बिल्कुल इनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। दोस्तों ये कंट्री वाले गोरों की इतनी सेवा कर रहे थे, लेकिन तब भी गोरे इनकी ही पीठ के ऊपर छुरा मारने का सोच रहे थे। दोस्तों गोरों को जहाँ पे रुकने के लिए देते थे वो था इतना सा एरिया। यहाँ पे इन्होंने होटल्स भी बना रखे थे, खाने पीने के लिए भी जगह बनवा रखी थी, सड़कें बनवा रखी थी और सब कुछ बनवा रखा था। गोरों को लगा कि भाई इनकी कंट्री के अंदर यहाँ पे इतना इंतजाम है तो इनकी बाकी कंट्री के अंदर तो पता नहीं यार क्या ही होगा, क्या बड़ी बड़ी इनके पास में बिल्डिंगें होंगी। तो धीरे धीरे करके कब्जा कर लेते हैं इनके ऊपर। धीरे धीरे करके उन्होंने इनकी कंट्री के अंदर जाना स्टार्ट किया। जब भी ये इनसे मिलते तब उनको कहते कि भाई थोड़ा आगे दिखा लाओ, आगे कैसी है तुम्हारी कंट्री। दोस्तों धीरे धीरे करके गोरे इनकी कंट्रीज के अंदर आगे पहुंचते गए। ये जो मैं रेड मार्क यहाँ पे कर रहा हूँ ये मैं दिखा रहा हूँ कि गोरे कहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते गोरों को लगा कि यार यहाँ तक तो कुछ मिला नहीं इन कंट्री के अंदर, आगे तो जरूर कुछ होगा। लेकिन दोस्तों जब गोरे यहाँ तक पहुंचे, जो मैंने आपको ब्लैक लाइन ड्रॉ की है, तब उन्होंने देखे रेत के टीले और गोरों ने देखा कि यहाँ पे तो हर जगह मिट्टी ही भरी हुई है, दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान ही नहीं है। गोरे तो ये सोच के आए थे कि इन्होंने जो डेवलपमेंट इनके तट के ऊपर कर रखी है उससे भी 100 गुना डेवलपमेंट इन्होंने इनकी कंट्री के अंदर कर रखी होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। दोस्तों जब अंग्रेज इनके रेगिस्तान के अंदर पहुंच गए
तब इनको वहां पर एक समझदार सा इंसान मिला। उस इंसान को पूरी देश दुनिया का अच्छे से ज्ञान था और उसको समझ आ चुका था कि गोरे हमारी कंट्री के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन जो बाकी लोग थे इनकी कंट्री के, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं था। उनको तो लग रहा था कि ऐसे ही हमारी कंट्री देखना चाहते हैं, इनको दिखा लाते हैं। उस इंसान ने समझाया कि बेटा यहाँ पे आने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है तो है नहीं, बिल्कुल भाई रेत के टीले हैं। इतनी गर्मी यहाँ पे पड़ती है कि तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। तुम बहुत ज़्यादा गोरे हो ना, शक्ल तुम्हारी बहुत ज़्यादा गोरी है, थोड़े दिन में बिल्कुल काले कलूटे हो जाओगे। और ये इंडिया वालों की तरह भोले नहीं है, क्योंकि दोस्तों तब के समय में इंडिया वाले तो थे बिल्कुल भोले लोग। इनको तो भाई अपने वश के अंदर किया जा सकता था और इनको मूर्ख बनाया जा सकता था। लेकिन भाई जो ये सऊदी वाले थे ये थे खतरनाक आदमी। उस इंसान ने गोरों को समझाया कि यहाँ पर आके हमारी कंट्री के ऊपर कब्जा करने की कोशिश में अपना हाथ तो मत जलाओ, क्योंकि एक तो यहाँ पे गर्मी है, एक यहाँ पे कुछ है नहीं, ऐसे तुम्हारा नुकसान होगा। और ऊपर से अगर तुमने पंगे लेने की सोची तो ये तुम्हारा हाथ काट भी देंगे। और दोस्तों उस इंसान ने एक्चुअल में बताया कि होता है यहाँ पे। इसलिए दोस्तों गोरों ने इनकी कंट्री के ऊपर कोई भी कब्जा नहीं किया और यहाँ पे रुकना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, पैसे लेने वाले रिलेशन रखते हैं, हम नहीं तुम्हारे पास में रुकने वाले। और वहाँ से डायरेक्ट इंडिया आने लग गए। दोस्तों अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहाँ पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। फिर दोस्तों 1966 में दुबई के अंदर तेल मिल गया। ये तेल बाकी सिटीज के कंपैरिजन में तो कम था, लेकिन था। और फिर दोस्तों शेख राशिद को समझ आ गया कि ये जो तेल है ज़्यादा समय के लिए नहीं चलने वाला। और दोस्तों उनकी एक सोच थी और उनका एक कोट बहुत फेमस है जिसमें वो कहते हैं कि मेरे दादा ऊँट की सवारी करते थे, मेरे पिता ऊँट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा बेटा लैंड रोवर चलाएगा, उसका बेटा रोल्स रॉयस चलाएगा, लेकिन उसका जो बेटा होगा वो वापस ऊँट की सवारी करेगा। और उनको पता था कि ये चीज होने वाली है। उनको समझ आ गया था कि तेल तो आने वाले समय के अंदर खत्म हो जाएगा और कई सौ सालों तक इनकम आती रहे। इसलिए दुबई को एक ऐसी सिटी बनाने की जरूरत है जिसके अंदर लोग ट्रैवल करने के लिए आए, घूमने फिरने के लिए आए। दुबई के शेख ने 2 चीजों के ऊपर फोकस करने का सोचा। एक तो था शिप से ट्रैवल, एक था एयर ट्रैवल। सबसे पहले इन्होंने ये सोचा कि जो शिप से ट्रैवलिंग होती है उसको हम दुबई के अंदर कैसे बढ़ाऊं। पहले दोस्तों दुबई के अंदर छोटे छोटे शिप आया करते थे, लेकिन दोस्तों दुबई के शेख को समझ में आ गया था कि छोटे छोटे शिप से बड़ा पैसा नहीं बनने वाला। बड़ा पैसा बनाना है तो बड़े बड़े शिप्स को भी दुबई के अंदर लाना पड़ेगा। इसी वजह से दोस्तों इनकी ये जो खाड़ी थी जिससे दुबई के अंदर शिप्स आया करते थे उसको इन्होंने और ज़्यादा गहरा करवाया। और दोस्तों हुआ भी ऐसा ही, सारी दुनिया के बड़े बड़े शिप्स ने दुबई के अंदर आना स्टार्ट कर दिया और दुबई एक ऐसी जगह बन गई जहाँ पे हर कोई शिप वाला आना पसंद करता था। और दोस्तों इसी वजह से ये है दुबई का मैप। और ये देखो इनकी खाड़ी कितनी बड़ी दिख रही है, यानी कि दूर आसमान से भी इनकी जो खाड़ी है जिसके अंदर बड़े बड़े शिप आते हैं वो दिखती है। और दोस्तों इसकी वजह से बड़े बड़े शिप्स ने दुबई के अंदर आना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों ये करने के बाद में दुबई के शेख ने किया दूसरा काम। फिर दोस्तों और ज्यादा शिप्स दुबई के अंदर आई। इसी वजह से दुबई के शेख ने जेबल अली पोर्ट बनवा दिया और ये है जेबल अली पोर्ट। आप कोई कि यार इसमें ज्यादा दम तो लग ही नहीं रहा, ये 5-6 डब्बे से पड़े हैं, कुछ ज्यादा चला नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ये इसकी जूम्ड इन पिक्चर है। अब दोस्तों चलो मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा है। 1-2 डब्बों से कई सौ डब्बे हो चुके हैं अभी। और अब देखो, अब तो लगता है आप गिनती भी नहीं कर सकते हो कि यहाँ पर कितने डब्बे हैं। और दोस्तों ये भी सारा जेबल अली पोर्ट का ही हिस्सा है और ये सभी डब्बे हैं। और दोस्तों आपको बता दूं साइज कंपैरिजन के लिए, और दोस्तों मैं आपको साइज कंपैरिजन के लिए बता दूं कि यहाँ पे ये जो वाइट है ये कार है और यहाँ पे ये जो डब्बा है ये है उसका साइज। और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पे ये कार खड़ी हुई है। इस कार के कंपैरिजन में आप इन डब्बों का साइज देखो दोस्तों, एक एक डब्बा ट्रक के साइज का है। जो हमारे इंडिया के अंदर नहीं चलते 18 टायरों वाले जिसको घोड़ा ट्रक कहते हैं, उनके साइज का एक डब्बा है। और यहाँ पे डब्बे देखो कितने हैं, यानी कि दोस्तों इतना बड़ा है कि यहाँ पे मान लो कई हजार ट्रक खड़े हुए हैं। और दोस्तों इस पोर्ट को चलाने के लिए इन्होंने एक और चीज की, यहाँ पे इस पोर्ट के ऊपर इन्होंने टैक्स को 0 कर दिया। इसका मतलब ये है कि इस पोर्ट के ऊपर कोई भी शिप अगर आती है तो उसको टैक्स कोई भी नहीं देना पड़ता। अब जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पे ये जो शिप खड़ी हुई है, अगर पहले ये इसी पोर्ट के ऊपर आती तो इसको टैक्स देना पड़ता, इसको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ते। दुबई वाले कहते हैं भाई टैक्स दो पहले, फिर तुम्हें यहाँ पे हम शिप को खड़ी करने देंगे। लेकिन इन्होंने टैक्स को 0 कर दिया, यानी कोई भी इंसान यहाँ पे अपनी शिप लाके खड़ी कर सकता है, यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, पैसा कमा सकता है
और टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। और दोस्तों ये आइडिया इनका सुपर हिट हो गया। यहाँ पर हजारों शिप्स आनी स्टार्ट हो गई डेली की। यहाँ पे आज इसमें भी देखो आप कितनी शिप्स खड़ी हुई हैं। और इसी वजह से दोस्तों यहाँ पर डेली बहुत सारी शिप्स आनी स्टार्ट हो गई। आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर आज इस में जब इसकी गूगल सैटेलाइट से फोटो खींची हुई है तब यहाँ पे कितनी शिप्स खड़ी थी। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन दोस्तों अब आप कहोगे सिर्फ 12 शिप्स, ये तो काफी कम नहीं हुई। लेकिन दोस्तों आपको दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी होती है शिप्स। यहाँ पे एक नॉर्मल साइज की शिप है। अभी मैं इसको बिना कुछ जूम आउट करे मैं आपको एक छोटी वाली जो नॉर्मल शिप्स होती हैं वो दिखाता हूँ कि वो कितनी बड़ी होती हैं। दोस्तों यहाँ मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटी वाली शिप्स को मैं ढूंढ रहा हूँ और दोस्तों यहाँ पे मुझे शिप्स मिल गई हैं। ये है दोस्तों शिप्स। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने साइज उतना नहीं रखा है, जूम आउट नहीं किया मैंने। और ये है यहाँ पे जूम करने पता चल रहा है कि यहाँ पे ये शिप खड़ी हुई हैं। ये दोस्तों नॉर्मल घूमने फिरने वाली शिप्स हैं। और अगर इन सभी शिप्स को मिलाया जाएगा ना, सभी को मतलब यहाँ पे जितनी भी लाइन के अंदर खड़ी हैं सभी को मिलाया जाएगा तब भी ये उस एक शिप के बराबर नहीं पहुंचेंगे। और दोस्तों जब इन्होंने पोर्ट के ऊपर टैक्स को जीरो किया तब यहाँ पे डेली बहुत सारी शिप्स आनी स्टार्ट हो गई। और दोस्तों दुबई की जीडीपी का 24% हिस्सा इसी जगह से आना स्टार्ट हो गया। अभी दोस्तों दुबई की लोकेशन है ना वो बहुत ही जोरदार है। जो दुबई है वो पड़ता है ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ईरान, इराक जैसी कंट्रीज के साथ में। दोस्तों अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहां पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और साथ में दुबई की लोकेशन की वजह से दुबई से एशिया, अफ्रीका और यूरोप ये 3 कॉन्टिनेंट कनेक्ट होते हैं। और दोस्तों ऐसा बहुत ही कम कंट्रीज के साथ में होता है। जिस कंट्री के साथ में जितने ज़्यादा कॉन्टिनेंट्स कनेक्ट होते हैं उस कंट्री को उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। और दोस्तों अगर मैं दुनिया के मैप के बीच में से स्टार्ट कर बाहर तक सर्कल्स को ड्रॉ करूँ तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी वजह क्या है। चलो मैं करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने छोटा सर्कल ड्रॉ किया, फिर मैंने इससे बड़ा ड्रॉ किया, फिर मैंने इससे और ज़्यादा बड़ा ड्रॉ किया जिसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज, इंडिया भी आ गया। फिर मैंने इससे एक और बड़ा सर्कल ड्रॉ किया। इससे दोस्तों आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो। और दोस्तों वो चीज़ ये है कि जो दुबई है वो इन सभी देशों के सेंटर के अंदर है। और दोस्तों इक्वेटर की लाइन की वजह से जो एयरप्लेन्स होते हैं वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में नहीं जाते हैं बल्कि उनको ऐसे जाना पड़ता है फ्यूल को बचाने के लिए। और दोस्तों अभी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि इसका एक्चुअल में फ़ायदा क्या होता है। अब दोस्तों अगर किसी इंसान को इजिप्ट से इंडिया आना हो, रोमेनिया से मलेशिया जाना हो, अब दोस्तों आपको पता ही है कि रोमेनिया में कौन सा बाप आदमी रहता है। नाम तो मैं यहाँ पे नहीं ले सकता लेकिन आपको पता ही है। मोरक्को से किसी इंसान को वियतनाम जाना हो, स्पेन से किसी इंसान को इंडोनेशिया जाना हो, नाइजीरिया से किसी इंसान को चाइना जाना हो या फिर यूक्रेन से किसी को ऑस्ट्रेलिया जाना हो, सभी को दुबई के पास में से जाना पड़ेगा। और दोस्तों इस चीज़ का पता दुबई के शेख को लग चुका था। और दोस्तों जब दुबई में बड़े बड़े शिप्स आने स्टार्ट हो गए तब इन्होंने दुबई के अंदर बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। सारा पैसा 2 ही चीज़ों में लगाया, एक तो खाड़ी को बड़ी करवाने में, ज़्यादा शिप्स को कंट्री के अंदर लाने में, और दूसरा पैसा इन्होंने लगाया एयरपोर्ट्स को बनाने में। और दोस्तों इसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा क्योंकि दोस्तों सभी ने इनको कहा कि एयरपोर्ट को बनाने से क्या ही पैसा आने वाला है, हमारे इधर बंजर ज़मीन के अंदर कौन आएगा एयरपोर्ट पे। फिर दोस्तों 1968 में जो ब्रिटिशर्स थे वो दुबई में से हमेशा हमेशा के लिए चले गए और दुबई बिल्कुल एक फ्री सिटी बन गया। फिर दोस्तों 1971 में जो 7 किंगडम्स थे, जो दुबई के साथ वाले किंगडम्स हैं जैसे कतर हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया और दुबई खुद हो गया, यूएई के अंदर 7 किंगडम्स हैं और 1971 के अंदर ये सभी किंगडम्स साथ में मिल गए। दोस्तों तब तक दुबई के अंदर शेख राशिद शिप से आने जाने के लिए दुबई के अंदर पोर्ट्स बना चुके थे और एयरप्लेन से आने जाने के लिए दुबई के अंदर एयरपोर्ट्स भी बना चुके थे। दोस्तों तब तक जो पोर्ट्स थे उनसे तो शिप्स आनी स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि दुबई में भले कम ही फैसिलिटीज थी लेकिन बाकी सिटीज जैसे कतर और आबू धाबी इनसे तो ज्यादा फैसिलिटी थी। लेकिन दुबई के अंदर ओवरऑल कुछ ऐसा नहीं था जिसकी वजह से लोग एयरप्लेन से स्पेशल ट्रैवल करके दुबई के अंदर आए। दोस्तों जब दुबई के अंदर शिप्स आनी स्टार्ट हुई तब दुबई के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो गई क्योंकि दोस्तों जब शिप्स दुबई के अंदर आती थी तब उनके अंदर लोग भी बैठकर दुबई के अंदर आते थे। और दोस्तों तब के समय में जो बाकी सिटीज थी वो तो तेल के पैसे से मजे कर रही थी और बाकी सिटीज के शेख तो लड़कियों के ऊपर, घरों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर पैसा उड़ा रहे थे। लेकिन वहीं पे दुबई के राजा शेख राशिद दुबई को एक तगड़ी सिटी बनाने के ऊपर पैसा लगा रहे थे।
दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहां पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। और दोस्तों, दुबई का शिप्स के मामले के अंदर दबदबा बन गया पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन दोस्तों, तब इनका एयरपोर्ट का धंधा उतना अच्छे से नहीं चल रहा था। इन्होंने दुबई के अंदर इस तरीके के वर्ल्ड क्लास बड़े बड़े एयरपोर्ट्स तो बना दिए थे, लेकिन यहाँ पे एयरप्लेन्स ही नहीं आ रहे थे। इसी वजह से दुबई के शेख को समझ आ गया कि यहाँ पे भाई वैसे तो एयरप्लेन आने नहीं वाले, धक्के से यहाँ पे लाने पड़ेंगे। और जैसे शिप्स के मामले में हम पूरी दुनिया के बापू बने हैं, उसी तरीके से हमें एयरपोर्ट के मामले के अंदर भी बनना पड़ेगा। फिर दोस्तों शुरू हुआ दुबई का एयरप्लेन्स के मामले के अंदर सभी का बापू बनने का सफर। फिर दोस्तों, दुबई के शेख ने एक चीज देखी। दुबई के शेख ने देखा कि जो पाकिस्तान का कराची में बना हुआ एयरपोर्ट है वो एक बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है। दोस्तों, तब के समय में पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट एक बहुत ही बिजी एयरपोर्ट था और ज़्यादातर फ्लाइट्स पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से होकर ही जाया करती थी। दुबई के शेख ने भी सोचा कि हम भी चलो एयरपोर्ट्स के मामले के अंदर पूरी दुनिया के अंदर अपना दबदबा बनाते हैं। फिर दोस्तों, दुबई के शेख ने पाकिस्तान से एयरप्लेन खरीदने स्टार्ट किए और पाकिस्तान से एयरप्लेन खरीद कर अपनी एक एयरलाइन कंपनी शुरू कर दी जिसका नाम रखा गया एमिरेट्स। दुबई के शेख ने बहुत ही बड़ा रिस्क लेकर इतना ज़्यादा पैसा एमिरेट्स एयरलाइन में लगाया कि जो एमिरेट एयरलाइंस थी वो बेस्ट बन गई। तब के समय में सबसे सस्ती फ्लाइट्स एमिरेट्स की थी, सबसे ज़्यादा मजा एमिरेट्स की फ्लाइट के अंदर ट्रैवल करने में आता था, सबसे ज़्यादा कन्वीनियंस एमिरेट्स की फ्लाइट्स के अंदर होती थी क्योंकि सारा तेल का पैसा एमिरेट्स की फ्लाइट्स के अंदर लग रहा था। इसी वजह से एमिरेट्स का पूरी दुनिया के अंदर दबदबा बनना स्टार्ट हो गया और बाहर के देशों की फ्लाइट्स को भी दुबई के अंदर लाने के लिए प्लेन लैंडिंग के चार्जेस 0 कर दिए और पूरी सपोर्ट देनी स्टार्ट कर दी। यानी कि जब कोई प्लेन एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा होता तब उसको सहूलियत देते कि आप हमारी कंट्री के अंदर प्लेन उतार सकते हो वापस तेल भरने के लिए एयरप्लेन में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो दुबई है वो वेल कनेक्टेड है बाकी सभी कंट्रीज के साथ में और दोस्तों सभी के लिए ईजी पड़ता है कि वो दुबई में से होकर आगे जाएं। इसी वजह से दोस्तों दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा एयर ट्रैवल होना स्टार्ट हो गया। और दोस्तों इसकी शुरुआत करते ही दुबई सिंगापुर एयरलाइंस का, इंडिया एयरलाइंस का और मलेशिया एयरलाइंस का रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया। यानी कि जब इन कंट्रीज की फ्लाइट्स जाती तब वो तेल दुबई के एयरपोर्ट से भरवाते और वहां पर तेल भरवाने के लिए रुकते। और दोस्तों इसी वजह से दुबई एक रिफ्यूलिंग पॉइंट बन गया ज़्यादातर एयरप्लेन्स का। और जो प्लेन्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जा रहे होते थे वो दुबई के अंदर ही रुकते थे। इसी वजह से दुबई एयरलाइंस और एयरप्लेन्स के मामले के अंदर सारी दुनिया का बाप बन गया और नंबर 1 बन गया। और दुबई ने इस इंडस्ट्री के अंदर सबको पीछे छोड़ दिया। दुबई के अंदर एयरप्लेन से लोग आ तो रहे थे लेकिन उनको आगे कुछ मजा नहीं आ रहा था क्योंकि तब दुबई का माहौल कुछ ऐसा था, ये मिट्टी में बने हुए घर, ना मजे करने के लिए कुछ, बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह थी और लोगों को उतना मजा नहीं आ रहा था। और दोस्तों दुबई के शेख को इससे समझ आ गया कि अब शिप से भी लोग दुबई के अंदर आ रहे हैं, एयरप्लेन से भी लोग दुबई के अंदर आ रहे हैं, लेकिन उनको दुबई के अंदर आकर मजा नहीं आ रहा है। इसलिए अब दुबई को ऐसी सिटी बनाना पड़ेगा जिसमें लोगों को ट्रैवल करने के अंदर बहुत ज़्यादा मजा आए। ऐसा करते दुबई के अंदर शिप से भी लोग आने लग गए, एयरप्लेन से भी लोग आने लग गए। लेकिन जो टूरिस्ट दुबई के अंदर आते थे उनको एक दिक्कत होती थी। तब के समय में जो दुबई के रूल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और जो बाहर के लोग आते थे वो थे वेस्टर्न कल्चर के। उनको ऐसे ही छोटी छोटी फ्रॉक डाल के घूमना, रास्ते के अंदर नाच देना, बिकनी डाल के घूमना, कच्छा पहन के बाजार में घूमना, वो सब पसंद था और वो दुबई करने नहीं देता था और उनको काफ़ी दिक्कत होती थी। इसलिए इन्होंने रूल्स को चेंज करने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी, लेकिन सभी के प्रेशर की वजह से यूएई ने इनको ये करने नहीं दिया। फिर उन्होंने काफ़ी सोचा कि क्या कर सकते हैं। फिर इनको एक आइडिया आया। इन्होंने सोचा कि रूल्स को चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन ये तो कर सकते हैं कि लोग अगर रूल नहीं फॉलो करते हैं तो हम कुछ उन्हें कहें ना। आज के समय में अगर आप दुबई में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के रूल बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। पेपर के ऊपर आप कच्छा पहन के यहाँ नहीं घूम सकते, वहाँ नहीं घूम सकते और आप वहाँ पे बीच पर जाओगे लोग ऐसे कच्छे पहन के घूम रहे होंगे। इसी तरीके के दुबई के अंदर बहुत सारे पनिशेबल लॉज हैं जिनको अगर एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया जाए तो आधे टूरिस्ट तो दुबई के अंदर ऐसे जेल में चले जाएंगे। इसलिए उन रूल्स को अगर कोई इंसान फॉलो नहीं भी करता है तब भी उसको कुछ नहीं कहते हैं। और आज के समय में दुबई के अंदर काफ़ी ज़्यादा ओपन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ताकि बाहर के टूरिस्ट दुबई के अंदर आएँ, उनको कोई दिक्कत महसूस ना हो और बार बार दुबई के अंदर आएँ।
फिर दोस्तों जो लोग दुबई के अंदर आ रहे हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए और दुबई को एक अच्छी टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए इन्होंने दुबई के अंदर सबसे बड़े होटल बनाने स्टार्ट कर दिए, सबसे बड़ी बिल्डिंग्स बनाने स्टार्ट कर दी और दुबई में हर चीज को नंबर 1 बनाना स्टार्ट कर दिया। और दुबई के शेख एक ही चीज के अंदर बिलीव करते हैं, वो सोचते हैं कि हमारे देश के अंदर या तो कोई चीज ओनली 1 होनी चाहिए, यानी कि वैसी दुनिया के अंदर कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, या फिर जो चीज हमारे देश के अंदर है वो नंबर 1 होनी चाहिए, यानी कि जैसी भी उस तरीके की चीजें हैं उन सभी से बड़ी हो, लंबी हो या फिर वो ज्यादा एंटरटेनिंग हो। और दोस्तों इसी वजह से आप दुबई में जाकर शार्क्स के साथ में भी तैर सकते हो, यानी कि शार्क खतरनाक वाली। और दोस्तों इन्होंने धीरे धीरे करके दुबई के अंदर ग्लैमर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहां पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। यहाँ तक दुबई उतना डेवलप नहीं हुआ था जितना आप सोच रहे हो। अभी तक यहाँ पे छोटी मोटी बिल्डिंग्स बनी थी और दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने का काम शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने दुबई के अंदर बुर्ज अल अरब होटल बना दिया। और दोस्तों ये होटल दुनिया का पहला 7 स्टार होटल था। इसके अंदर जो गेस्ट आते थे उनके लिए प्राइवेट बीच था और जो लोग हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल एक हेलीपैड था। और शेख राशिद की और भी बहुत सारे प्लान थे दुबई के अंदर चीजें करने के, लेकिन उससे पहले उनकी मौत हो गई। और जितने भी उनके प्लान थे वो दुबई को एक टूरिस्ट सिटी बना दें जहां पे लोग आया करें, वो सभी पर पानी फिर गया। लेकिन तब गेम में आए उनके बेटे शेख बिन मोहम्मद। ये आज के समय में दुबई के रूलर हैं। और दोस्तों शेख बिन मोहम्मद डैनियल बर्नहाम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। दोस्तों डैनियल बर्नहाम एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मॉडर्न शिकागो को डिजाइन किया है। दोस्तों शिकागो के अंदर मैंने खुद पर्सनली देखा है कि शिकागो सिटी बहुत ज्यादा वेल प्लान्ड है, यानी कि इंच बाय इंच उसके अंदर परफेक्शन है। यानी कि जो भी चीज शिकागो के अंदर है उसको इस तरीके से बनाया गया है कि उसको देखकर और ज्यादा लोग सिटी के अंदर आए। इन्हीं से इंस्पायर्ड है शेख बिन मोहम्मद। और दोस्तों डैनियल बर्नहाम कहते हैं कि जो नॉर्मल चीजें होती हैं, यानी कि मीडियोकर चीजें, उनसे कोई भी देश या फिर सिटी ग्रो नहीं कर सकता। अगर किसी इंसान को चाहिए कि उसका देश बहुत ज्यादा ग्रो करे, उनके देश में बहुत ज्यादा लोग आए, तो उस इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बनानी पड़ेंगी। और शेख बिन मोहम्मद ने भी यही किया। उन्होंने दुबई के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें बनानी स्टार्ट की। इन्होंने बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग्स बनानी स्टार्ट की। इन्होंने बड़े बड़े टैंकर्स भेजे, बड़ी बड़ी शिप्स भेजी जो कि पानी के ऊपर मिट्टी डालती थी और वहां पे आइलैंड बनाती थी। आज के समय में इन्होंने दुबई के अंदर बहुत सारे आइलैंड बना रखे हैं, वो भी आर्टिफिशियल, जिसके ऊपर हजारों लाखों लोग रहते हैं। लेकिन दोस्तों इनको एक्सपेंशन करते वक्त एक दिक्कत आ गई। दोस्तों ये दिक्कत ये थी कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को पानी की जरूरत थी, यानी कि जितनी ज्यादा कोई बिल्डिंग बड़ी होगी उसकी जमीन के अंदर उतना ही ज्यादा पानी होना चाहिए, क्योंकि रेतीली जमीन के ऊपर बिल्डिंग टिकती नहीं है। एक इनको और दिक्कत आ गई, जब इतने लोगों ने दुबई के अंदर आना स्टार्ट कर दिया तब इनका पानी खत्म हो गया, यानी कि उनके पास में पीने के लिए पानी नहीं बचा। इसी का सोल्यूशन निकालने के लिए इन्होंने स्टडी करनी स्टार्ट कर दी और फिर एक आइडिया के साथ में आए। इन्होंने कहा कि हम किसी दूसरी कंट्री से पानी लेंगे क्योंकि वो एक टेम्पररी चीज है, हमें खुद ही पानी बनाना पड़ेगा। ये सोचकर इन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनानी स्टार्ट कर दी सिर्फ पानी को प्यूरिफाई करने के लिए, और पानी को प्यूरिफाई करना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने एक और स्टडी कंडक्ट करनी स्टार्ट कर दी। इन्होंने सभी लोगों को कह दिया कि दुबई की जमीन के नीचे पानी ढूंढो जो कि बिल्कुल साफ हो। सभी लोगों ने कहा कि तू तो मूर्ख है, क्योंकि यहाँ पे रेगिस्तान की जमीन के नीचे साफ पानी कहाँ से मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों बाकी सिटीज के शेखों ने पानी के अंदर खुदाई इसी वजह से करके देखी थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि यार रेगिस्तान के अंदर कौन सा पानी होगा। जब शेख बिन मोहम्मद ने ये चीज करवानी स्टार्ट की तब दुबई की जमीन के नीचे पानी मिल गया और इस पानी का यूज इन्होंने बिल्डिंग्स के नीचे डालने के लिए किया ताकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग स्टेबल रहें। और दोस्तों फिर इन्होंने दुबई के अंदर टैक्स 0 कर दिया। आज के समय में अगर आप दुबई के अंदर शिफ्ट हो जाते हो तो आपको कोई भी टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों इन्होंने दुबई के अंदर जो एक्सपेंशन किया वो ऑयल के पैसे से, टूरिज्म के पैसे से और ट्रेड के पैसे से किया। और दोस्तों टैक्स 0 करने की वजह से अमीर लोगों ने दुबई के अंदर शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया। और दोस्तों जो अमीर लोग दुबई के अंदर शिफ्ट होने स्टार्ट हुए तब उनका पैसा भी तो दुबई के अंदर ही शिफ्ट होने लग गया। करोड़पति से लेकर अरबपति लोग दुबई के अंदर आकर रहने लग गए। अब दोस्तों चलो बात करते हैं इनकी सिटीजनशिप के सीक्रेट्स के बारे में। दोस्तों दुबई की पॉपुलेशन 35 लाख लोगों की है, जिसमें से सिर्फ 3 लाख लोग ही एमिराटी हैं, यानी कि शेख टाइप के लोग हैं, और बाकी सारे बाहर के लोग हैं। दोस्तों दुबई की सिटीजनशिप लेने के लिए कुछ कंडीशंस होनी चाहिए।
दुबई की सिटीजनशिप या तो उन लोगों को मिलती है जो कि अरबी होते हैं, या फिर जो 1925 से पहले दुबई के अंदर शिफ्ट हुए होते हैं, या फिर जिनके माँ बाप एमिराटी होते हैं। अब दोस्तों आप कहोगे यार हमारा भाई है जग्गी, उसने कनाडा में जाकर गोरी से शादी की है, अभी पीआर के मजे ले रहा है, ऐसा ही दुबई में कर लेंगे, वहां पे जाके किसी सुंदर सी लड़की के साथ में शादी कर लेंगे और दुबई की सिटीजनशिप मिल जाएगी। दोस्तों ऐसे नहीं मिलती है दुबई की सिटीजनशिप। ऐसा करके सिर्फ औरतों को सिटीजनशिप मिलती है, और किसी औरत को ये सिटीजनशिप 5 साल जब उसकी शादी को हो जाती है और उसके एक बच्चा हो जाता है तब उसको मिलती है, और अगर बच्चा नहीं होता है तो 10 साल बाद में सिटीजनशिप मिलती है। और भी कुछ लोगों को सिटीजनशिप देते हैं अगर कोई इंसान किसी बाहर की कंट्री का बहुत ही तगड़ा आर्टिस्ट है, अगर कोई इंसान एक बहुत ही तगड़ा साइंटिस्ट है, मतलब उसके आविष्कार बिल्कुल जबरदस्त हैं, अगर कोई इंसान बहुत ही तगड़ा डॉक्टर है जिसको बहुत ज्यादा अवार्ड्स वगैरह मिले हैं और उनको 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, उन लोगों को सिटीजनशिप मिल जाती है। लेकिन दोस्तों सिटीजनशिप मिलने के बाद में भी इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, यानी कि वोट नहीं कर सकते दुबई के अंदर। दोस्तों एक एमिराटी सिटीजन पैदा होते ही करोड़पति बन जाता है। दुबई की सिटीजनशिप जिस इंसान के पास में है उसको फ्री एजुकेशन मिलती है, फ्री हेल्थ केयर मिलता है, हाउसिंग अलाउंस मिलता है, ये एक तरीके की मंथली इनकम होती है जो कि लोगों को दी जाती है। अगर कोई इंसान प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहा है तो उस इंसान को महीने के 1.5 लाख रुपए तक मिलते हैं। दुबई के सिटीजन्स को फ्री जॉब भी मिलती है। और दोस्तों दुबई का कोई सिटीजन है अगर उसको जमीन चाहिए और उसके पास में जमीन नहीं है तो रिक्वेस्ट कर सकता है। ऐसा करने पर काफी ज्यादा चांस है कि उसको दुबई के अंदर फ्री में जमीन मिल जाएगी। और दोस्तों ये सब करके जो दुबई के एमिराटी सिटीजन है उनको खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि जो बाकी दुबई के साथ में सिटीज हैं जैसे कि अबू धाबी हो गई, कतर हो गई, इन सभी के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं इन सिटीज की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक ना होने की वजह से। यानी कि लोगों ने इस चीज की वजह से प्रोटेस्ट किया है कि इनकी जो सिटीज की गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी कि उन सिटीज के अगर लोग चाहें तो उनकी गवर्नमेंट को हटा नहीं सकते, और एक कौन राजा बनेगा ये भी अपनी फैमिली में से ही चूज करते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा एक भी प्रोटेस्ट दुबई के अंदर पिछले कुछ सालों के अंदर देखने को नहीं मिला, क्योंकि दुबई के एमिराटी सिटीजन्स की ऐसी मौज है, वो क्यों करेंगे प्रोटेस्ट। दोस्तों चलो अब मैं आपको बताता हूँ दुबई की सच्चाई, दुबई के वो घिनौने राज जो कि कभी किसी के सामने नहीं आने दिए जाते, और ऐसे राज जिनको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। 2004 में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की एम्बेसीज को दुबई ने 880 कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बॉडी दी। बॉडी का मतलब समझ गए, यानी कि उनकी मौत हो चुकी थी। जब इन एम्बेसीज ने दुबई से पूछा कि इनकी मौत कैसे हुई, दुबई ने कहा कि जी इनमें से 30% वर्कर्स की मौत ऑन साइट डेथ की वजह से हुई है, यानी काम करते वक्त कुछ ऊपर से गिर गया, कहीं से कोई चोट लग गई या फिर गलती हो गई, जिसकी वजह से इसमें से 30% लोगों की मौत हुई है। वैसे दोस्तों ये बहुत गलत चीज़ है, अगर ऑन साइट डेथ 30% लोगों की हो रही है तो ये बहुत ही खतरनाक है, यानी कि 10 में से 3 लोग तो कंस्ट्रक्शन का काम करते हुए ही मर रहे हैं, ये काफ़ी खतरनाक है ना। लेकिन दोस्तों एक चीज आप भूल चुकी हो, दुबई ने कहा था कि इनमें से 30% वर्कर्स की मौत ऑन साइट डेथ की वजह से हुई है, जिसका नंबर लगभग बनता है 264, यानी कि उस साल 264 लोग दुबई के अंदर ऑन साइट डेथ की वजह से मरे होने चाहिए थे। लेकिन उसी साल दुबई ने यह क्लेम किया कि उनके देश के अंदर सिर्फ 34 डेथ हुई हैं वर्कर्स की। दोस्तों ये चीज दो ही चीजों के बारे में इशारा करती है, या तो दुबई ने जो बॉडीज इन कंट्रीज के अंदर भेजी वो बिल्कुल फर्जी थी, या फिर इन्होंने जो क्लेम किया 34 डेथ्स का वो फर्जी था। लेकिन दोस्तों बॉडीज वाली बात कैसे गलत हो सकती है जब इन्होंने इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में 880 बॉडीज भेजी थी वर्कर्स की। अब ऐसा थोड़ी है कि इन्होंने फर्जी लोगों को बनाकर भेज दिया वहां पर, वो एक्चुअल में लोग थे। दोस्तों सभी लोग अलग अलग धर्म के थे, इसी वजह से इन लोगों की फैमिलीज ने अलग अलग तरीके से इनको इस दुनिया से विदा किया। इसका दोस्तों सिर्फ एक ही इशारा जाता है कि जो दुबई ने 34 डेथ्स का क्लेम किया वो बिल्कुल ही फर्जी था। और दोस्तों उसी साल यानी कि 2004 में हमारी जो इंडिया एम्बेसी है उसने यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर हुई 971 डेथ्स को रिपोर्ट किया था, लेकिन यूएई ने इस नंबर को मानने से मना कर दिया। और दोस्तों सबसे अजीब चीज पता क्या है, इन 971 लोगों की जो डेथ हुई है उनमें से सिर्फ 61 लोगों की डेथ एक्सीडेंट्स की वजह से हुई है, और बाकी लोगों के साथ में क्या हुआ वो आप खुद ही सोच लो। लेकिन दोस्तों जिन लोगों की मौत हुई ये लोग कौन थे? ये लोग थे दुबई में काम करने वाले वर्कर्स जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्री से आए थे।
लेकिन दोस्तों अब आपका सवाल ये होगा कि ये लोग दुबई में जाते कैसे हैं और वहाँ पे दोस्तों ये लोग दुबई के अंदर जाते हैं कफाला सिस्टम से। ये कैसे काम करता है मैं आपको ये समझाता हूँ। दोस्तों कफाला सिस्टम में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं जिनको दुबई ने या फिर यूएई ने ये परमिशन दे रखी होती है कि वो इन कंट्रीज से वर्कर्स को रिक्रूट कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से वर्कर्स को यूएई के अंदर ला सकते हैं। दोस्तों इन वर्कर्स को दुबई के अंदर लाने के लिए एजेंसीज जो लोग गांव देहात के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको लालच देती हैं। उनको लालच देती हैं कि आप दुबई के अंदर जाकर 1.5-2 लाख रुपया आराम से कमा सकते हो और आप जितना यहाँ पे काम कर रहे हो उससे तो बहुत ही कम काम करने को आपको मिलेगा और आपको फ्री में खाना मिलेगा, फ्री में रहने के लिए मिलेगा, फ्री में वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़कियाँ मिलेंगी और पता नहीं क्या क्या लालच देते हैं। और दोस्तों लालच देने के बाद में उन लोगों को दुबई के अंदर लाया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है उनको दुबई में लाने में। अभी दोस्तों यूएई ने रूल बना रखा है कि हायरिंग एजेंसीज जिन वर्कर्स को इन देशों से दुबई के अंदर लाएंगी उनसे वो कोई फीस नहीं चार्ज करेंगी, यानी कि उनकी टिकट का पैसा ही एजेंसीज देंगी और उनके आने जाने का, थोड़ा मोटा खाना वाना खाने का वो भी खर्चा ही एजेंसीज करेंगी। लेकिन दोस्तों ये चीज़ उल्टी होती है। ये एजेंसीज जिन वर्कर्स को या फिर जिन मजदूरों को दुबई के अंदर लाती हैं उनसे पैसा चार्ज करती हैं और इन जैसे लोगों से 2-3 हज़ार डॉलर मांगती हैं इनको दुबई में पहुंचाने के। 2-3 हज़ार डॉलर ये लगभग होते हैं 1.5 से लेकर 2 लाख रुपए। अब आप सोचो कि यार मजदूरों के पास में 1.5-2 लाख रुपए कहाँ से आते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि कहाँ से आते हैं। दोस्तों अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहाँ पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। दोस्तों ये मजदूर इस 1.5-2 लाख रुपए के अमाउंट को भरने के लिए या तो कुछ अपना ही बेच देते हैं, यानी कि इनके पास में कोई छोटी मोटी चीज़ होती है। किसी के पास में अपनी ज़मीन पड़ी हुई है, किसी के पास में उसके पापा की दी हुई कोई बाइक पड़ी है बिल्कुल खटारा सी, वैसी 4-5 चीज़ें बेच दी, अपना फ़ोन बेच दिया। इस तरीके की चीज़ों को बेच के या तो ये पैसे को इकट्ठा करते हैं या फिर अगर ऐसा नहीं हो पाता है, जो कि 90% लोगों के साथ में नहीं हो पाता है क्योंकि भाई मजदूर है, उसके पास में क्या ही एसेट होगा जो 50,000 रुपये का है और जिसको बेच भी सकता है। और दोस्तों जिन लोगों के पास में पैसा नहीं होता वो लोन्स लेते हैं, यानी कि कर्जा लेते हैं। अब दोस्तों या तो ये लोग कर्जा अपने किसी जानकार से लेते हैं और वो भी इनको राजी खुशी एक बारी के लिए कर्जा दे देते हैं कि यार दुबई में जा रहा है आराम से लौटा देगा। लेकिन दोस्तों अगर इन लोगों को कर्जा देने वाले को लोग नहीं मिलते हैं तो ये एजेंसीज ही उनको कर्जा देती हैं, यानी कि ये कहती हैं कि भाई हम तुम्हें कर्जा दे रहे हैं, दुबई में जाना, वहाँ पे काम करना, आराम से तुरंत ही उसको चुका देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तेरे साथ हैं, तू तो हमारा भाई, तो आराम से दुबई जा यार। और दोस्तों ऐसे कहते ही इनको यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर भेज दिया जाता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब ये वर्कर्स या फिर जब ये मजदूर दुबई के अंदर जाते हैं तब ये ऑलरेडी कर्जे के अंदर होते हैं। और दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि यार जाने के बाद में इनकी मौज बन जाती होगी क्योंकि भाई दुबई है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है वहाँ पे, बड़े बड़े शेख रहते हैं वहाँ पे, इनको थोड़ा सा पैसा दे देते होंगे तो क्या ही दिक्कत वाली बात है, उनका कुछ घाटा थोड़ी पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है। जो सच्चाई है ना दुबई लेबर कैंप्स की वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि दुबई लेबर कैंप्स हैं क्या। दोस्तों दुबई लेबर कैंप्स वो जगह है जहाँ पे इन सभी मजदूरों को रखा जाता है। और दोस्तों इन दुबई लेबर कैंप्स को ऐसा नहीं है कि सिटी के बीच में बनाया जाता है, इनको बनाया जाता है सिटी से बहुत ही ज्यादा दूर, यानी कि वहां पे जाने में पता नहीं कितने समय लग जाए। और दोस्तों किया इसी वजह से जाता है ताकि जो दुबई के अंदर टूरिस्ट आते हैं, अमीर लोग आते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, उनको दुबई की सिर्फ चकाचौंध दिखे और उनको दुबई की सच्चाई ना पता चल जाए और उनको पता ना चल जाए कि यहाँ पर वर्कर्स रहते हैं और उनकी कंडीशन क्या होती है। क्योंकि दोस्तों इन वर्कर्स का बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है। दोस्तों जिस कमरे में इनको रखा जाता है कई बार तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है और आपको तो खुद ही पता है कि दुबई के अंदर गर्मी कितनी पड़ती है। और दोस्तों बहुत सारे केसेस के अंदर अगर इन्हें कमरे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती भी है तो इन्हें कमरे के अंदर एसी नहीं होता है। और दोस्तों एसी ना हो इतनी गर्मी के अंदर कितने मतलब बुरा हाल हो जाएगा ना। आपके घर पे आप रहते हो, अगर आप एसी ना चलाओ तो आपको गर्मी लगने लग जाती है। आप खुद ही सोच रहे हो जो लोग रेगिस्तान के अंदर रह रहे हैं बिल्कुल दुबई से जो कि सिटी है वहां से बहुत ज्यादा दूर,
उनका क्या हाल होता होगा। और दोस्तों कई बार इनके कमरे के अंदर एसी होता भी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन अगर एसी होता भी है तो वो सही से काम नहीं करता, यानी कि इनको पंखे के ऊपर ही रिलाई करना पड़ता है। अभी दोस्तों वैसे दुबई के अंदर रूल है कि अगर टेम्परेचर 49 डिग्री तक रहता है तभी किसी वर्कर से या फिर मजदूर से काम करवाया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा है तो वर्कर से आप काम नहीं करवा सकते हो, ये कंपनीज को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों तब भी बहुत सारी कंपनीज 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर इन मजदूरों से काम करवाते हैं। और दोस्तों जैसे आपके घर के अंदर सहूलियत है ना कि आप जब भी जाते हो टॉयलेट के अंदर जाके बैठ जाते हो, आपको सुनने में थोड़ा फनी लग रहा होगा कि यार टॉयलेट जाना कौन सी सहूलियत है, लेकिन दोस्तों आपको इनके दुख दर्द का पता नहीं है। ये जो वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, इनको एक ही कमरे के अंदर 8 लोगों को रखा जाता है। और सिर्फ 8 को ही नहीं, कई बार नंबर 11 का भी होता है। एक छोटा सा कमरा जिसमें रह रहे होते हैं 11 लोग। और दोस्तों अब आप सोचो कि इनके टॉयलेट का कैसे इंतजाम होता है। दोस्तों सबसे पहले 5 ऐसे कमरे बनाए जाते हैं जिसमें 8 से लेकर 11 लोग रहते हैं। फिर दोस्तों उन सभी के लिए एक टॉयलेट बनाया जाता है। अब आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखो, 11 लोग एक कमरे के अंदर रह रहे हैं, वैसे 5 कमरे हैं, यानी कि टोटल 100 से ऊपर लोग हो गए। उनके लिए सिर्फ एक बाथरूम। और एक चीज आप ये और सोचो, सुबह इनको उठाया जाता है, उठाने के बाद में लगभग थोड़ा सा इनको टाइम दिया जाता है, उसके बाद में इनको डायरेक्ट काम पर भेज दिया जाता है जहाँ पे 10 से लेकर 15 घंटे काम करते हैं। उसके बाद में सोने के लिए अपने कमरों के अंदर वापस आते हैं। आप खुद ये भी तो सोचो कि इनके पास में टाइम ही कितना बचा, सुबह थोड़ा सा टाइम और रात को थोड़ा सा टाइम, उसी के अंदर ही 100 से ज़्यादा लोगों को टॉयलेट यूज़ करना है। आप खुद ही सोच लो कितना बुरा हाल होता होगा इनका। आपको भी लग रहा होगा कि यार चलो इनकी हाल तो काफ़ी बुरी होती है, लेकिन पैसा मोटा मिलता होगा, इतनी बुरी हालत के अंदर रखते हैं और ये वहाँ पे रहते भी हैं मजदूर, तो इनको पैसा मोटा मिलता होगा तभी रहते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोगों के साथ में ये सीन भी नहीं होता। जितना इनको प्रॉमिस किया जाता है उनसे बहुत ही कम पैसे इनको दिए जाते हैं। दोस्तों जिस इंसान ने आर्टिकल लिखा है उसने बताया कि उसको एक ईमेल आई थी दुबई के माइग्रेंट वर्कर की, और उसने दुबई के मजदूरों के बारे में एक ऐसी चीज बताई थी जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। उस ईमेल में उस इंसान ने लिखा था कि मैं भी कफाला सिस्टम से दुबई के अंदर आया हूँ एज अ माइग्रेंट वर्कर, यानी कि मजदूर बन के मैं दुबई के अंदर आया हूँ। और उसने एक दिल दहला देने वाली चीजें उसके अंदर लिखी थी। उसने लिखा था कि जहाँ पे मैं काम करता था वहां पे मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त था और उसको $2 पर आवर की सैलरी मिलती थी। $2 पर आवर, $1 होता है लगभग 80 रुपए का, $2 हुई यही लगभग 160 रुपए, 10 घंटे के हो गए 1600 रुपए, इतने कम पैसे के अंदर। और दोस्तों इतना भी नहीं, कई लोगों को तो इससे भी कम पैसा मिलता है। उसने ईमेल में लिखा था कि जो मेरा पाकिस्तानी दोस्त था उससे 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर काम करवाया जाता था और जिसमें उसको सूरज की किरणों के बिल्कुल नीचे खड़े रहना पड़ता था, यानी कि तपता हुआ सूरज, उससे निकल रही बहुत ही गर्मी जिसके नीचे खड़े होकर काम करना होता था। कोई शेड नहीं, कुछ नहीं, और उसके नीचे भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत वाला काम, कुछ तोड़ने वाला काम, कुछ फिक्स करने वाला काम, जिसमें बहुत ज़्यादा जोर लगता है। और ये काम वो दिन के अंदर 12 घंटे करता था, 12 घंटे की शिफ्ट लगाता था। और सिर्फ हफ्ते के अंदर 5 दिन नहीं, बल्कि हफ्ते के अंदर 7 दिन, यानी कि कोई ब्रेक नहीं, यानी कि एक हफ्ते में डेली 12 घंटे काम और हर दिन काम। और काम भी करना है 50 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, और करना भी धूप के अंदर है, जिसके लिए मिलेंगे डेली के 1600 रुपए। सुनने में बड़ा खतरनाक लग रहा है ना। और दोस्तों यही है सच्चाई दुबई के वर्कर्स की। दोस्तों जब मजदूर दुबई के अंदर जाते हैं तब उनके पासपोर्ट तक जब्त कर लिए जाते हैं, और सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं, उनके फ़ोन भी जब्त कर लिए जाते हैं ताकि वो किसी इंसान को फ़ोन करके बता ना दे कि उनकी क्या हालत है। और दोस्तों ये सिर्फ एक दो लोगों के साथ नहीं, जितने भी लोग दुबई के अंदर वर्कर बन के जाते हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों के साथ में ये चीज़ होती है। वहाँ पर एम्प्लॉयज़ का पासपोर्ट जब्त होना तो बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन एक्सट्रीम केसेस के अंदर तो उनका फ़ोन भी जब्त कर लिया जाता है। और दोस्तों एक और चीज़ होती है इनके साथ में, आपको लग रहा है ना कि उनको फ्री में खाना मिलता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर खाना भी बनाने की उनको अनुमति नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कैंप्स के अंदर आप रह रहे हो ना, या फिर छोटे छोटे कमरों के अंदर आप रह रहे हो, उसके अंदर आप खाना बनाओगे तो तुम्हारे कमरे के अंदर आग लग जाएगी, सभी जल जाएंगे उससे। तो भाई खाना भी इसी पैसे से खरीद के लाओ। फिर वो इसी पैसे से खाना खरीदते हैं और बाकी जो उनके खर्चे होते हैं वो करते हैं। दोस्तों ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए जाते हैं दुबई में चलने वाली या फिर यूएई में चलने वाली किसी भाषा के अंदर। और हमारे जो इंडिया के देसी भाई हैं
उनको तो ये सब भाषाएं आती नहीं होती, वो तो बस ऐसे सिग्नेचर मार देते हैं और कई बार उनसे धक्के से भी सिग्नेचर मरवा लिया जाता है। दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि चलो यार उनकी जो रहने खाने की सिचुएशन है वो बढ़िया नहीं है, वहाँ पे उनको सैलरी अच्छी नहीं मिलती, तो वहाँ से आने तो दिया जाता होगा, क्योंकि किसी इंसान को ये काम पसंद नहीं आया तो वो आराम से इंडिया आ सकता है, कौन रोक रहा है उसको। दोस्तों कोई भी समझदार इंसान यही करेगा, लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे वर्कर्स ने ये रिपोर्ट किया कि जब उन्होंने इंडिया वापस आने की बात की अपने एम्प्लॉयर से या फिर उन लोगों से जिनके नीचे वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने उनके साथ में क्या किया यह भी आप सुन लो। उन्होंने बताया कि जैसे कुत्ते को हड्डी नहीं दिखाई जाती, यानी कि उसके मुंह में पानी लाने के लिए, उसी तरीके से उन वर्कर्स को उनकी सैलरी दिखाते हुए उन्हें दबा के पीटा गया और पीट पीट के उनका बुरा हाल कर दिया गया और उनके ऊपर गलत क्राइम्स के भी इल्जाम लगाए गए जो कि उन्होंने किए नहीं थे। और दोस्तों ये ह्यूमन राइट वायलेशन होंगे भी क्यों ना, क्योंकि इन सभी वर्कर्स का पासपोर्ट तो ये पहले ही जब्त कर लेते हैं और बिना कोई पासपोर्ट के इंडिया में उन लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता इंडिया आने में, यानी कि अगर उनके पास में पासपोर्ट नहीं है तो वो इंडिया भी नहीं आ सकते हैं। इसलिए इनका फायदा उठाया जाता है इनके एम्प्लॉयर्स के द्वारा। अभी दोस्तों आप इस सिचुएशन के अंदर खुद को इमेजिन करके देखो, आपके बड़े बड़े सपने थे और आपको बड़ी बड़ी चीजें दिखाकर, बड़े बड़े सपने दिखाकर दुबई के अंदर लाया गया और लाने के बाद में आपसे 15 घंटे काम करवाया जाता है तपती सूरज की गर्मी के अंदर, और आपको पैसा भी ज्यादा नहीं दिया जाता और आपके सामने कोई उम्मीद नहीं है कि कभी आपके पास में इतना पैसा जुट पाएगा जिससे आप इंडिया वापस लौट पाओ। दोस्तों इस सिचुएशन में आते ही बहुत सारे वर्कर तो बीमार पड़ जाते हैं, कई बार तो दिमाग से, कई बार तो शरीर से, और जो वर्कर्स काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं वो तो अपनी जान भी ले लेते हैं। इस केस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। मई 2010-2011 का है ये। एक 38 साल का इंसान, यानी कि बच्चा नहीं, 18-20 साल का लौंडा नहीं, जो कि इमोशन के अंदर आकर कुछ भी कर देगा, एक बीवी बच्चों वाला, एक बहुत ही बड़ी उम्र का इंसान जिसका नाम था अथीर अमन कनान। ये इंसान तमिलनाडु का था। दुबई पुलिस इस केस को स्टडी कर रही है और दोस्तों एक केस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर आप पैसा कमाना और पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन ओपन करो, वहां पे दी हुई डिटेल्स को रीड करो, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। ये इंसान बुर्ज खलीफा में काम कर रहा था। बुर्ज खलीफा वही बिल्डिंग जिसके बारे में सोचते हो ना कि यार दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे शानदार बिल्डिंग है, जब दुबई जाएंगे तब बुर्ज खलीफा के सामने बिल्कुल ऐसे चौड़ी होकर फोटो खिंचाएंगे और वहां पे कोई लड़की वड़की होगी उसको बोल देंगे साथ में एक बार फोटो खींच ले, फिर इसको स्टेटस पे लगाएंगे, और अगर और रिश्तेदारों को जलाना होगा तो प्रोफाइल पिक्चर पे लगाएंगे, सभी को लगेगा बंदा दुबई में रहता है, अमीर आदमी है। उसी बुर्ज खलीफा में ये इंसान काम कर रहा था। दोस्तों फिर इस इंसान ने एक ऐसी चीज की जिसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। ये इंसान बहुत ज्यादा दुखी था। इसके साथ में वही चीज चल रही थी जो कि ज्यादातर दुबई के वर्कर्स के साथ में चलती हैं। वही ये इंसान दुख फेस कर रहा था जो कि दुबई के वर्कर्स करते हैं। फिर ये इंसान वहां पे लगे हुए एक एयर वेंट पे चढ़ा, यानी हवा वाला जो वेंट होता है ना, उसके ऊपर ये इंसान चढ़ा और इस इंसान ने वहां से छलांग मार दी और दूसरे फ्लोर था 147 फ्लोर, यानी कि दुबई में जो बुर्ज खलीफा है उसके सबसे ऊंचे वाले फ्लोर्स में से एक। और दोस्तों वहां से छलांग मारने के बाद में इस इंसान ने लैंड किया 108वें फ्लोर पे, यानी कि मोटे मोटे 40 माले गिर गया। 40 माले गिरने के बाद में इस इंसान की बॉडी का क्या हाल हुआ होगा, आप दिमाग के अंदर बस इमेज बना लो, उतना ही बहुत है। और अगर आपने अच्छे से इमेज बना ली तो शायद आपको उल्टी भी आ जाए। और दोस्तों ये कहानी पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग है। दुबई की कंपनी के अंदर एक बंदा काम करता था इंडिया का, उसका जो पूरा घर था वो इस कंपनी के अंदर काम करके ही चलता था, यानी कि वो जब इंडिया के अंदर पैसा भेजता था तब उसके बच्चे खाना खाते थे, तब उसके बच्चे स्कूल में जाते थे, तब उसके बच्चे कपड़े पहनते थे, उसकी बीवी कपड़े खरीदती थी और उसके ओनर को पता था कि भाई इसका पूरा घर इसी चलता है। और वो इंसान खाना भी वहाँ पे काम करके खाता था, क्योंकि भाई डेली की सैलरी मिलती थी वहाँ पे। डेली काम करेगा तब खाना खाएगा, नहीं काम करेगा तो खाना भी नहीं खाएगा। और वो इंसान लगभग डेली काम करने के लिए आता था। लेकिन दोस्तों एक दिन एक बहुत ही अजीब चीज हुई, वो इंसान काम करने के लिए आया ही नहीं। जो उस कंपनी का ओनर था उसने सोचा कि यार साला नहीं आया तो क्या है, मजदूरी तो है अपना, एक दिन खाना नहीं खाएगा तो क्या है, मरने तो अपने आप क्या कर लेगा। उसको लगा कि उसका वो एम्प्लॉय रूठ गया होगा, उसने कहा छोड़ो साले को। फिर दोस्तों 2 दिन हो गए। 2 दिन होते ही ओनर ने सोचा कि यार दिक्कत हो गई है, शायद यार आ ही नहीं रहा बंदा।
2 दिन हो गए, इसके घर वाले खाना कहाँ से खा रहे होंगे और ये खुद कैसे खाना खा रहा होगा। लेकिन तब भी उसने सोचा, बिजी हो गया कि साला मरने दो इसको। लेकिन दोस्तों फिर जब 3 दिन हो गए तब उसके दिमाग में खटकी। उसको लगा कि यार ये खुद खाना नहीं खा रहा, इसकी बीवी खाना नहीं खा रही होगी, बच्चे इसके भूख मर रहे होंगे, ये कर क्या रहा है कमरे के अंदर बैठा हुआ। जब 3 दिन बाद में उसका कमरा खोला गया तब पता चला कि, और दोस्तों ये हाल सिर्फ मर्दों का नहीं है, जो यूएई के अंदर औरतें काम करती हैं उनका भी यही बुरा हाल है। खफाला सिस्टम से बहुत सारी औरतें भी दुबई जैसी कंट्रीज के अंदर जाती हैं और आसपास की नेबरिंग कंट्रीज के अंदर जाती हैं और उनका भी बहुत ही बुरा हाल होता है। उनसे भी दोस्तों दिन के अंदर 21-21 घंटे काम करवाया जाता है, बिल्कुल एक्सट्रीम, यानी कि कोई उसके अंदर रुकना नहीं है, कुछ नहीं करना है, 21 घंटे डायरेक्ट काम करो। और दोस्तों बहुत सारे दिनों तक उनको उनकी फैमिलीज के साथ में बात नहीं करने दी जाती, उनको खाना बनाने का, साफ सफाई करने का, अपने घर पे बच्चों को खाना खिलाने का टाइम ही नहीं मिलता। और दोस्तों कई बार तो औरतें बेहोश हो जाती हैं और कई बार उनको डोंकी और एनिमल के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि उनको बोला जाता है कि ए गधी, ए कुतिया, इस तरीके के नामों से उनको बोला जाता है। दोस्तों वैसे तो दुबई उनके मर्दों को काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम देती है, यानी कि भाई जो करना है करो, पूरे ज़िंदगी के मज़े लो। लेकिन दोस्तों आज भी दुबई की जो औरतें हैं उनके लिए रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसकी मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। और दोस्तों एक कहानी और किसी की नहीं बल्कि दुबई के ही रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की है। और दोस्तों एक कहानी किसके बारे में होने वाली है आप खुद ही सोच लो, इसका टाइटल पढ़ के आपको पता चल जाएगा। दुबई's रूलर टॉर्चर्ड डॉटर रन्स अवे गोज मिसिंग ऑफ द गोवा कोस्ट रिपोर्ट, ये इसका टाइटल। अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी कहानी बताता हूँ। दोस्तों दुबई रॉयल फैमिली की कोई मेंबर दुबई से भाग जाए तो कितना बड़ा हल्ला होगा, आप यही सोच लो। दोस्तों यही किया शेख लतीफ़ा ने। और दोस्तों इनके जो पिता हैं वो मैंने आपको पहले बताया, वो हैं दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और ये कैसे भागी और क्यों भागी वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इन्होंने एक 39 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने सारी कहानी बताई थी। दोस्तों शेख लतीफ़ा ने उस वीडियो में बताया कि उसके पिता ने उसको सीक्रेटली, यानी किसी को पता नहीं चलने दिया, उसको जेल में रखा 3 साल तक, यानी कि उन्होंने खुद ही कहीं पर जेल बना रखी होगी, वहाँ पे उनको रखा गया। और फिर उसको हॉस्पिटल के अंदर रखा गया जहाँ पे उसको ऐसी चीज़ें खिलाई जाती थी जो कि नशीली होती थी, ताकि वो जो रिबेलिंग करने वाली थी, यानी कि जो सभी को बताने वाली थी, वो ना करे। शेख लतीफ़ा ने उस वीडियो में बताया कि दुबई के शेख के 30 से ज़्यादा बच्चे हैं और 6 से ज़्यादा बीवियाँ हैं और मैं उनमें से एक लड़की हूँ। प्रिंसेस लतीफ़ा ने कहा कि मेरे पिता को सिर्फ अपनी रेपुटेशन से मतलब है, रेपुटेशन के लिए मेरे पिता कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए, किसी को भी, मतलब किसी को भी। और दोस्तों प्रिंसेस लतीफ़ा ने उस वीडियो के अंदर जो कि 39 मिनट्स की थी उसमें यह भी बताया कि उसको अपना पासपोर्ट रखना भी अलाउ नहीं था, यानी कि कहीं पे जाना है, किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी फिर जाने दिया जाएगा। फिर दोस्तों 9 मार्च को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दुबई के प्रिंस की बेटी शेख लतीफ़ा एक अनरजिस्टर्ड यार्ड में, यानी कि जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, उससे दुबई को छोड़कर गोवा आ गई। यार्ड का मतलब होता है बोट। फिर दोस्तों जब इनकी यार्ड इंडिया के अंदर पहुंची तब इंडिया की स्पेशल फोर्सेस ने इनकी यार्ड के ऊपर फायरिंग की, यानी कि गोलियां चलाई। फिर दोस्तों जब इनकी यार्ड को रोका गया और इसके अंदर तलाशी ली गई तब ये उसके अंदर मिली। फिर दोस्तों दुबई के शेख की बेटी ने कहा कि जी मुझे पॉलिटिकल असाइलम चाहिए, यानी कि मुझे इंडिया के अंदर रहने दो क्योंकि मुझे जान से खतरा है मेरे पिता से। लेकिन दोस्तों इंडिया वालों ने उसकी एक नहीं सुनी और उसको प्राइवेट जेट में बिठाकर वापस दुबई भेज दिया। और दोस्तों ये चीज इनकी फैमिली के साथ में सिर्फ एक बार नहीं हुई है। दुबई के शेख की वाइफ शेख हाया बेंद दुबई से भाग गई थी और लंदन चली गई थी और आज इस मैम में ये अपने 2 बच्चों के साथ में लंदन के अंदर छुपी हुई हैं। और दोस्तों शेख की वाइफ ने कहा था कि शेख के 23 बच्चे हैं। अब दोस्तों एक्चुअल में कितने हैं वो तो भगवान ही जाने। दोस्तों जब प्रिंसेस लतीफ़ा भागी थी तब उससे 2 साल पहले उसकी बड़ी बहन प्रिंसेस शमशा भागी थी और इसने भागने की कोशिश की थी यूके में। और दोस्तों प्रिंसेस शमशा जब ये दुबई को छोड़कर दूसरी कंट्री के अंदर चली गई थी तब इसकी किडनैपिंग हो गई थी। फिर इसको किडनैप करके इसको कुछ ऐसा दिया गया जिससे बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद में इसको प्राइवेट जेट में बिठाकर वापस दुबई लाया गया और बाद में पता चला कि ये किडनैपिंग इसके पिता ने करवाई थी। और दोस्तों ये सब चीजें छुपी हुई इसी वजह से रह जाती हैं और पब्लिक के अंदर इसीलिए नहीं आ पाती क्योंकि दुबई एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल कंट्री है। दुबई के अंदर दुबई के बारे में क्या दिखाया जाएगा क्या नहीं दिखाया जाएगा उसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल गवर्नमेंट का ही रहता है और गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या दुबई गवर्नमेंट के बारे में दिखाया जाना चाहिए
क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए। और वो तो अपने बारे में अच्छा ही दिखाना चाहेंगे ना, वो तो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने जाए। वो जो कारनामे कर रहे हैं पूरी दुनिया को